फिटनेस फैमिली, वेलकम टू माय चैनल रावत फिटनेस जोन। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN में जो एक टॉपिक रह गया था उस पर होने वाली है। ठीक है, तो देखो, जो हमने पहले पार्ट में ना बहुत सारी चीज़ें पढ़ी थी कि एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन क्या होता है, स्पेशल भारत ओलंपिक भारत क्या होता है, डेफ ओलंपिक्स क्या होते हैं। ठीक है, तो वो मैंने पहले पार्ट में कवर करवा दिया है। ठीक है, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहाँ से जाके आप पहले वो वाला पार्ट देखिए, क्योंकि उसी से आपके बेसिक्स क्लियर होंगे और उसके बाद ये वाला वीडियो आपको, ये वाले जो टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में कवर होंगे वो अच्छे से समझ आएंगे। ठीक है, तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन मैंने बताई थी आपको, एक बार मैं दोबारा क्विक रिवीजन करवा देती हूँ कि क्या होता है। तो एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन या एडेप्टिव फिजिकल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो दिव्यांग बच्चों के नीड्स के अकॉर्डिंग, मतलब जिस बच्चे को जिस तरीके की एबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग बनाई जाती हैं और उनसे वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाई जाती हैं। ठीक है, ये होती हैं एडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन। अब देखो, एक्टिविटीज़ तो बन गई, लेकिन वो उन एक्टिविटीज़ को वो बच्चों को परफॉर्म कौन करवाएगा, क्योंकि अपने आप तो वो परफॉर्म कर नहीं पाएंगे। तो ऐसे कोई पर्सनैलिटीज़ होगी, ऐसे लोग होंगे जो उन बच्चों को वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाने में हेल्प करते हैं। तो उन्हीं उन्हीं सब पर्सनैलिटीज़ के बारे में हम सब आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए एक एक करके उन सभी पर्सनालिटीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, नोट्स का भी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का भी। और एक और चीज़, अगर यार ये वीडियो आपको अच्छी लगे, आपके हेल्प आए थोड़ी सी भी, तो लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ठीक है, और उसके बाद आपको सिर्फ नोट्स पढ़ने हैं और एक बार ये वीडियो देखनी है अच्छे से, और उसके बाद आप कहलाएंगे फ़िज़िकल एजुकेशन के शहंशाह। Oh my God! Wow! तो हमारा जो पहला पर्सनैलिटी वो है रोल ऑफ काउंसलर, यानी कि काउंसलर का क्या रोल होता है। तो देखो, जो काउंसलर वर्ड है वो आपके लिए न्यू नहीं है। ठीक है, आपने पहले भी ये वर्ड काफ़ी बार सुना होगा। ठीक है, तो काउंसलर का रोल होता है काउंसलिंग करना, किन पर, प्रॉब्लम्स को लेकर, या फिर एकेडमिक्स में बच्चों के जो उनको करियर परस्यू करना है उसके लिए। ठीक है, तो काउंसलिंग करना काउंसलर का रोल होता है, जिसमें पहला रोल है काउंसलर्स का एकेडमिक गाइडेंस। ठीक है, एकेडमिक गाइडेंस का मतलब ये होता है, जैसे किसी बच्चे को आफ्टर 12 आप अपना करियर परस्यू करना है। ठीक है, मतलब जैसे वो आर्मी में जाना चाहता है, तो अब आर्मी में जाने तक उससे पहले जितने भी प्रोसेस होते हैं, सिलेक्शन प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो उन सब के बारे में गाइडेंस कौन देता है, काउंसलर की। उसे किस तरीके की तैयारी करनी चाहिए, कौन सा एग्ज़ाम आफ्टर 12 देना है, कौन से कोर्सेज़ परस्यू करने हैं, कौन सी बुक्स उनको पढ़नी चाहिए। ठीक है, क्या क्या उनको करना चाहिए अपना उस एम को अचीव करने के लिए। तो ये कौन गाइडेंस देता है, काउंसलर्स। ठीक है, आई होप आपको काउंसलर का रोल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं काउंसलर के दूसरे रोल के बारे में। तो जो दूसरा रोल होता है वो होता है साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना। मतलब जैसे कोई बच्चा मोटा है या काला है, तो उसके साथ के बच्चे उसे कैसे बोलते हैं, अरे वो ये कलवे, अरे ये तो काला है, अरे ये तो मोटा है, वो मोटे ऐसे करके बोलते हैं ना। तो क्या होता है कि इससे बच्चे का मॉरल तो डाउन होता है, उसका साथ साथ वो कॉन्फिडेंस भी खो देता है, जिस वजह से वो अपना काम अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता। ठीक है, तो इससे होता क्या है कि ये सब चीज़ें सुन के उसे बहुत ज़्यादा हर्ट होता है, बुरा लगता है और उसे गुस्सा आता है। तो जब गुस्सा आएगा तो मेंटल प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होता है कि वो एक टाइम के बाद धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगता है, या फिर ऐसी चीज़ें करने लगता है जो उसे नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें जज कौन करता है, काउंसलर। जज मतलब परखना, उस प्रॉब्लम को ढूंढना कि बच्चे में एक्चुअल प्रॉब्लम हो क्या रही है। ठीक है, कौन करता है, काउंसलर। और उसका सॉल्यूशन भी कौन देता है कि किस तरीके से क्योर हो पाएगा, कम हो पाएगा। ठीक है, उसका सॉल्यूशन कौन देता है, वो भी काउंसलर ही देता है। मतलब जैसे किसी बच्चे के अंदर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, ठीक है, चाहे वो इमोशनल ब्रेकडाउन हो रहा हो या फिर सोसाइटी से अफेक्ट हो रहा हो, ब्लेमिंग हो, टीजिंग हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, या फिर बच्चा डिप्रेस्ड हो रहा हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कौन परखता है, काउंसलर। और इसका
सॉल्यूशन भी कौन देता है? काउंसलर देता है। ठीक है, तो काउंसलर हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए हैं आजकल की लाइफ में, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि पेरेंट्स भी अपने बच्चे पे ध्यान उतना नहीं दे पाते, तो काउंसलर्स की ज़रूरत हमें ज़रूर होती है। ठीक है, और आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो काउंसलर्स के पास गए होंगे अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर, और उन्होंने सॉल्यूशन भी दिया होगा। ठीक है, जो थर्ड रोल होता है काउंसलर का वो होता है कोऑर्डिनेट विथ पेरेंट्स एंड टीचर्स। क्या होता है? कोऑर्डिनेट विथ पेरेंट्स एंड टीचर्स, ताकि पता चल सके कि बच्चे का एक्चुअल बिहेवियर कैसा है। ठीक है, और अगर उन्हें कुछ ऐसी चीज़ पता चलती है जो उन्हें पेरेंट्स को बताने के लिए सही लगती है, तो वो फिर पेरेंट्स के पास जाते हैं और उन्हें सजेस्ट करते हैं कि इस तरीके की एक्टिविटीज़ आप करवाएं, ये बेनिफिशियल है बच्चे के लिए, जिससे उसका बिहेवियर जल्दी सुधार में आता है। ठीक है, उसकी और भी अच्छी ग्रोथ होती है। फोर्थ हम बात करें तो वो होता है कंडक्ट काउंसलिंग सेशंस। ठीक है, फोर्थ रोल है कंडक्ट काउंसलिंग सेशंस। देखो, आजकल स्कूल्स में या फिर कॉलेजेस में भी एक अलग से काउंसलिंग क्लास चलने लगी है। वो इसलिए ताकि बच्चे को अवेयर कर सके, लोग अपने बारे में अवेयर हों कि वो एक्चुअली उनका स्टेटस है कहाँ पे। ठीक है, और साथ ही आपको ऑनलाइन भी बहुत सारी काउंसलिंग क्लास देखने को मिल जाती है, जिसमें आप अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं। और मेरा मानना ये होता है कि काउंसलर्स जो होते हैं ना, उनको हम एज अ हीलर बोल सकते हैं या एक फ्रेंड बोल सकते हैं, जिनसे हम अपनी प्रॉब्लम जो है शेयर कर सकते हैं और जिसका वो सल्यूशन भी देते हैं, क्योंकि इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि काउंसलिंग की ज़रूरत होती ही है। ठीक है, आजकल डिप्रेशन इतनी स्पीड से बढ़ रहा है हर किसी में, स्पेशली बच्चों में, कि वो अपनी चीज़ें अपने अंदर ही रखना चाहते हैं, और यहाँ तक कि अपने पेरेंट्स के साथ भी वो शेयर नहीं करना चाहते। ठीक है, तो इसलिए काउंसलिंग सेशंस कंडक्ट करवाए जाते हैं ताकि अवेयर हो सके, अपने बारे में उन्हें जानने का मौका मिल सके, उनका एक्चुअली स्टेटस है कहाँ, वो कहाँ पर है भी। ठीक है, और जो काउंसलर्स होते हैं, अब वो किसी को देख के तो बता नहीं सकते हैं ना, उनके फेस से तो बता नहीं सकते कि इसको प्रॉब्लम क्या है, तो वो एक साइकोलॉजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं, जिससे ये पता चलता है कि बच्चे का मेंटल स्टेटस क्या है। ठीक है, वो कितना डिप्रेशन में है, मतलब उसको कितने अमाउंट का डिप्रेशन है, कितना परसेंटेज में डिप्रेशन है। ठीक है, वो किस चीज़ से जूझ रहा है, ये सारी चीज़ें कौन पता करते हैं? और काउंसलर्स। और किस चीज़ से पता होता है? एक साइकोलॉजिकल टेस्ट से। ठीक है, सो दीज आर द रोल्स ऑफ काउंसलर्स, जो हमारे काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं अच्छे लाइफस्टाइल बनाने के लिए और एक बच्चे के अंदर ग्रोथ होने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा रोल होता है वो होता है रोल ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। तो यहाँ पे हम रोल जानने से पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का हम ये जानेंगे कि ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भैया होते क्या हैं। तो देखो, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट वो होते हैं जो किसी भी बच्चे की सेल्फ केयर करने में मदद करते हैं, मतलब बच्चे को अपनी खुद से किस तरीके से वो केयर कर सकता है, कैसे वो केयर करना चाहिए उसे अपनी। ठीक है, ये कौन बताता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। जो हमारा दूसरा रोल है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का, वो ये है कि एक बच्चे के अंदर फाइन मोटर डेवलपमेंट करना। यानी कि देखो, मोटर डेवलपमेंट दो तरीके के होते हैं, ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट एंड फाइन मोटर डेवलपमेंट। जो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट होता है उसमें हमारी बड़ी मसल्स, जो हमारी लार्ज मसल्स होती हैं, वो इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, जैसे रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग या कोई भी दूसरा गेम खेलना, उसमें कौन सी डेवलपमेंट होता है? ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, जो फाइन मोटर डेवलपमेंट होता है वो ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें छोटी मसल्स डेवलप होती हैं। ठीक है, लाइक पिकिंग, ठीक है, फिंगर्स मूव करना, रिस्ट मूव करना, ईटिंग, ये सारी चीज़ें किस में डेवलप होती हैं? फाइन मोटर डेवलपमेंट में। तो यही ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का मेन एम रहता है कि बच्चे की फाइन मोटर डेवलपमेंट, मतलब अपनी सेल्फ केयर, यानी कि वो खाना किस तरीके से अपने आप खा सकता है। ठीक है, ड्रेसिंग, ग्रूमिंग, बाथिंग, ये जो डेली बेस के छोटे छोटे चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ है, ये खुद से बच्चा कैसे परफॉर्म कर सकता है, अपनी सेल्फ केयर कैसे रख सकता है, ये कौन बताता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। ठीक है, और जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, लाइक जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, वो अपनी केयर किस तरीके से अपने आप रख सकते हैं, सेल्फ केयर कर सकते हैं, नीट एंड क्लीन रह सकते हैं। ठीक है, ये कौन करवाता है? ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट।
जो हमारा नेक्स्ट रोल है वो है रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। देखो, फिजियोथेरेपिस्ट वो होते हैं, जैसे कोई बच्चा है वो कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करता है, ठीक है, कोई भी गेम खेलता है, तो उससे क्या होता है कि शुरू शुरू में उसे चोट लगती है। बिना चोट लगे तो भाई कोई भी स्पोर्ट नहीं आ सकता। आपने भी या मैंने भी कभी भी स्टार्ट किया होगा तो चोट लगी होगी, ठीक है। तो उस चोट को जो लगी है उसे किस तरीके से मैनेज करते हैं, किस तरीके से क्योर करते हैं, ठीक है, वो जल्दी से रिकवर कैसे हो जाती है चोट, ये कौन बताता है? फिजियोथेरेपिस्ट। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट का पहला रोल होता है वो होता है इंजरीज मैनेजमेंट, कि बच्चे को जो खेलते वक्त जो चोट लग गई है उसको मैनेज किस तरीके से कर सकते हैं, उसे क्योर किस तरीके से कर सकते हैं, उसे जल्दी से रिकवर किस तरीके से कर सकते हैं, क्या प्रिकॉशन उसे लेने चाहिए, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, कौन मैनेज करता है? फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट एंड दैट इज रेगुलर बॉडी चेकअप ऑफ एनी दिव्यांग चाइल्ड। मतलब दिव्यांग बच्चों की रेगुलर बॉडी चेकअप करना कि उनके अंदर कितना स्ट्रेंथ है, कितना एंड्योरेंस है, या उनके अंदर डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन इंश्योर करता है, कौन ध्यान रखता है? फिजियोथेरेपिस्ट, ठीक है। जो हमारा थर्ड रोल होता है फिजियोथेरेपिस्ट का वो ये होता है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अंदर जो डिसेबिलिटीज़ हैं, ठीक है, उनको क्योर करना, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रोल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। और जो एक आखिरी रोल है वो आप इन सभी पर्सनैलिटीज़ जितनी भी मैंने बताई और जो भी मैं आगे बताऊंगी उनमें आप ये पॉइंट लिख सकते हैं कि गाइडेंस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स। मतलब बच्चे में कोई भी प्रॉब्लम है तो उनको क्लास में कैसे रखना है, जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके अंदर जो प्रॉब्लम है उनको स्कूल में कैसे रखना है, उनके साथ बिहेव कैसे करना है। अगर टीचर्स की बात करी जाए तो उनको साइन लैंग्वेजेस में पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से एक्टिविटीज़ करवाएं ताकि उनमें डेवलपमेंट हो अच्छा। और अगर पेरेंट्स की बात करें तो उनको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए बच्चों के साथ घर में, ठीक है, क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, ठीक है, जिनसे उनका जल्दी से जल्दी ग्रोथ हो सके, ठीक है। ये सारी चीज़ें कौन बताता है? फिजियोथेरेपिस्ट। और ये जो पॉइंट है ये आप सभी पर्सनैलिटीज़ में लिख सकते हैं। नेक्स्ट रोल है रोल ऑफ फिज़िकल एजुकेशन टीचर। तो सबसे पहले इसमें हम ये पढ़ेंगे कि क्या रोल होता है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का एक दिव्यांग बच्चे के अंदर अच्छी डेवलपमेंट और फिज़िकल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाने में, ठीक है। तो जो फिज़िकल एजुकेशन टीचर होते हैं तो देखो वो सभी स्टूडेंट्स के स्कूल स्पेशली स्कूल में बहुत फेवरेट होते हैं कि एकदम से अगर गेम्स का पीरियड तो बहुत जल्दी भागते हैं, ठीक है। तो उनको स्पोर्ट्स से प्यार होता है, फिज़िकल एजुकेशन टीचर से प्यार होता है। तो फिज़िकल एजुकेशन टीचर का यही काम होता है कि एक इंस्टीट्यूशन में, एक स्कूल में जहाँ पे वो वर्किंग है वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन रखे, ठीक है, एक डेकोरम मेंटेन रहे। तो पहला है हमारा मेंटेन डिसिप्लिन, ठीक है। अब दूसरे रोल की बात करते हैं कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं, ठीक है, जिनको अच्छे से सुनाई नहीं देता, जिनमें डिसेबिलिटीज़ होती हैं, उन बच्चों के लिए ऐसी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ डेवलप करें जो इंटरेस्टिंग तो हो लेकिन ऐसी एक्टिविटीज़ हों जिनसे उन बच्चों के अंदर मोटर डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये एक्टिविटीज़ बनाने का काम भी किन का होता है? फिज़िकल एजुकेशन टीचर का। और थर्ड अगर हम रोल की बात करें फिज़िकल एजुकेशन टीचर की तो वो होता है कि लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना। मतलब उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ आएँ, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी मतलब होता है कि जो उसका ग्रुप है उसको वो लीड कर सके, उसके अंदर पहले इतनी अच्छी नॉलेज हो कि वो अपना ग्रुप जो है उसे अच्छे से लीड कर सकता है, ठीक है। इसे ही हम कहते हैं लीडरशिप क्वालिटीज़। अब जो स्पोर्ट है वो बहुत ज़्यादा मदद करता है लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करने में एक पर्सन के अंदर, ठीक है। तो जो थर्ड रोल है वो क्या है कि एक बच्चे के अंदर लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना। अब आते हैं हम अपने फोर्थ रोल की तरफ फिज़िकल एजुकेशन टीचर की। तो फोर्थ रोल होता है स्ट्रेंथनिंग ऑफ सोशल स्किल्स। मतलब वो जो बच्चा है उसको सोसाइटी के साथ किस तरीके से बात करना है, उसको सोसाइटी के साथ किस तरीके से बिहेव करना है, ठीक है, अच्छे मैनर में रहना है, ठीक है, सोशल स्किल्स डेवलप करना, स्ट्रेंथनिंग करना फोर्थ रोल है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का। क्योंकि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं
उनके अंदर यही वाली जो एबिलिटी है, डेवलपमेंट है, ये करने में टाइम लगता है। क्योंकि देखो कोई भी हो बच्चा अपने लोगों के साथ तो जल्दी घुल मिल जाता है, लेकिन जो न्यू फेसेस उन्हें देखने को मिलते हैं, नए लोगों से वो मिलते हैं, ठीक है, उनसे वो थोड़ा सा डरते हैं। और स्पेशली दिव्यांग बच्चे, उनके साथ उनको बहुत टाइम लगता है घुलने मिलने में। तो फिज़िकल एजुकेशन का टीचर का यही एम रहता है कि बच्चे में सोशल स्किल्स डेवलप हो, मतलब वो बिना डरे अपनी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर सके, ठीक है, उनके साथ अच्छे बिहेवियर में वो रह सके, ठीक है, उनके साथ एडजस्ट हो जाए। आगे बात समझ में। जो फिफ्थ रोल है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का, वो है टीचिंग। देखो फिज़िकल एजुकेशन जो हमारे स्कूल में टीचर रहते हैं वो स्पोर्ट्स तो करवाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक फ़िज़िकल एजुकेशन की क्लास भी होती है, राइट। तो वो इसीलिए होती है ताकि उनको थ्योरेटिकल नॉलेज भी मिल सके, ताकि वो जब प्रैक्टिकली परफॉर्म करे तो उसमें उनको हेल्प हो, ठीक है। स्पोर्ट्स और फिज़िकल एजुकेशन क्या होता है ये उन्हें जानने को मिले, ये रोल होता है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का कि उनको ये पढ़ाया जाए कि व्हाट इज़ फिज़िकल एजुकेशन और इससे क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। ये काम होता है, ये फिफ्थ रोल होता है फिज़िकल एजुकेशन टीचर का, ठीक है। अब बात करते हैं रोल ऑफ स्पीच थेरेपिस्ट। तो स्पीच थेरेपिस्ट में एक वर्ड है स्पीच, ठीक है। स्पीच मतलब होता है बोलना, और बोलने के लिए क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, कम्युनिकेशन स्किल्स। देखो कोई भी लोग या कोई भी बच्चा अगर मुंह खोलता है ना, मतलब बात करना स्टार्ट करता है, तो उसका पता चल जाता है लोगों को कि वो उसका पर्सनैलिटी कैसा होगा, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा होगा, वो कहाँ से बिलोंग कर रहा होगा, उसका एक्चुअल जो पर्सनैलिटी है, बिहेवियर है, वो क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें कब पता चलता है, जब वो बोलना स्टार्ट करता है, मतलब उसकी कम्युनिकेशन स्किल से ही पता चल जाता है कि वो एक्चुअल में है कैसा इंसान। तो ऐसा ना हो कि आप अपना मुंह खोल रहे हैं और ऐसे शब्द बोल रहे हैं जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है, बहुत बोरियत हो रहे हैं लोग, ठीक है, उनसे कुछ नॉलेज नहीं मिल रही। तो ये एक बैड कम्युनिकेशन स्किल है, मतलब आप अभी तक उन बच्चों में या उन लोगों में वो स्किल, जो लोगों से बात करने की जो तमीज़ है, वो नहीं डेवलप हुई है। तो स्पीच थेरेपिस्ट का काम होता है कि उस बच्चे के अंदर लोगों से किस तरीके से बात करना है, किस तरीके से बिहेव करना है, किस तरीके से इंटरेक्ट करना है, वो स्किल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, यानी कि जो CWSN के अंदर आते हैं, उनमें कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही कम होता है। तो जब स्पीच थेरेपिस्ट उनमें कम्युनिकेशन स्किल्स को डेवलप करते हैं तो इनमें एक कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, वो सोसाइटी में मैनेज कर पाते हैं अपने को, उन लोगों से, नए लोगों से इंटरेक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो ये रोल होता है स्पीच थेरेपिस्ट का। अब बात करते हैं स्पेशल एडुकेटर का। तो स्पेशल एडुकेटर का रोल ये होता है, जो हमारे मैंने आपको जितने भी पर्सनालिटीज़ बताए CWSN बच्चों के अंदर एक्टिविटीज़ परफॉर्म कराने में जो हेल्प करते हैं, इन सभी पर्सनालिटीज़ के बारे में मैंने बताया, ठीक है। उन सभी पर्सनालिटीज़ का हेड हम कह सकते हैं स्पेशल एडुकेटर को, या फिर एक मैनेजर कह सकते हैं स्पेशल एडुकेटर को, ठीक है। स्पेशल एडुकेटर का काम क्या होता है कि किसी भी स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में जहाँ पे वो वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे एडेप्टिव फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अप्लाई करवाना, लागू करवाना, उसके अंदर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो सब अच्छे से फॉलो करें, ये सब इंश्योर करना, ये काम होता है किसका, स्पेशल एडुकेटर का। और सेकंड रोल हमारा स्पेशल एडुकेटर का होता है फीडबैक लेना। मतलब एग्जांपल लेते हैं, जैसे काउंसलर है, उसने बच्चे की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए जो एक्टिविटीज़ करवाई हैं, क्या उनसे बच्चे पर फ़र्क पड़ा है या नहीं पड़ा है, मतलब क्या उन एक्टिविटीज़ से, उन चीज़ों से बच्चे की ग्रोथ हुई है या नहीं हुई है, इसका फीडबैक कौन लेता है, स्पेशल एडुकेटर। किससे, काउंसलर से, ठीक है। तो ये काउंसलर का मैंने एग्जांपल दिया है, आप किसी भी पर्सनालिटी का दे सकते हैं। स्पेशल एडुकेटर को तभी तो हेड या मैनेजर कहा गया है इन सभी का, क्योंकि ये सभी से फीडबैक लेता है कि क्या जो जो उन्होंने एक्टिविटीज़ बच्चे पे करी हैं उनसे उसका फ़र्क हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये रोल होता है स्पेशल एडुकेटर का।
तो यहीं पे ये हमारा चैप्टर पूरा होता है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ नहीं आया है, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं सबके आंसर्स दे दूँगी, ठीक है, लेकिन पूछना ज़रूर है। और एग्ज़ाम में रोल्स का इनमें से क्वेश्चन आता है और डेफिनेटली आएगा, तो आपको पॉइंट्स में आंसर लिखना है, ठीक है। 5 पॉइंट्स तो लिखने ही हैं, आप उससे ज़्यादा भी लिख सकते हो, लेकिन उससे कम नहीं लिखना है। और अगर आप ऐसे आंसर दे के आओगे तो आपका एग्ज़ामिनर काट ही नहीं सकता, फॉर श्योर, गारंटीड बोल रही हूँ, बिल्कुल रॉकेट की स्पीड से वो टिक करेगा, फुल मार्क्स देगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने नोट्स और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स का लिंक दे दिया है, वो आप ज़रूर चेक कर लेना। और इस चैप्टर के फर्स्ट पार्ट की वीडियो का लिंक भी मैंने दे दिया है, वो भी आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है। बाय।